ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ सभ्यता एक गहरे मिस्ट के पर्दे में कैद हो चुकी। इस धुंध के उस पार छुपे हैं प्राचीन दंत कथाओं के भयानक राक्षस और भूले बिसरे देवता, जो धीरे धीरे मानव सभ्यता को निगलने के लिए वापिस आ रहे हैं। लेकिन अंधेरा जितना भी गहरा हो, उसका सामना करने वाले हमेशा मौजूद रहते हैं। इन्हीं खतरों से दुनिया की रक्षा के लिए जन्म हुआ नाइट वॉच सोसाइटी का लिनक्यू एक बिल्कुल साधारण लड़का किस्मत के एक अनोखे मोड़ पर आर्क एंजल माइकल की दिव्य शक्तियों का वारिस बन गया। जब उसे पता चला कि कुछ मिथिकल गॉड्स इस दुनिया को तबाही की आग में झोंकना चाहते हैं, तब उसने एक ऐसी कसम ली जो इतिहास बदल देगी। वो कसम थी देवताओं का अंत करने की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं स्ले द गॉड्स की अद्भुत और रोमांचक यात्रा। इसके सीजन 1 का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जरूर से उसे भी चेकआउट करना। तो स्ले द गॉड्स के सीजन 2 की शुरुआत होती है हमारे हीरो लिनक्यू के साथ, जहाँ पर नाइट वॉच का कैप्टन उससे पूछ रहा था कि लिनक्यू, क्या तुम नाइट वॉच को अच्छे से समझना चाहते हो? जिस पर लिनक्यू ने हाँ में जवाब दिया। तो नाइट वॉच के कैप्टन उसे बताने लगा कि नए साल की इवनिंग में जो बैटल हुई थी, उसी दिन तुमने अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया, और इसी वजह से मैं तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो कि तुम जानना चाहते थे। दरअसल टीम नंबर 136 का कैप्टन श्यांगनान एक अनडाइंग स्वॉर्ड बेरर है। पहला श्यांगनान स्पेशल टीम ब्लू रेन का सदस्य था। दरअसल 5 साल पहले यमाताना ओरोची ने इस सी पर अटैक किया था, तो उसी का पीछा करते हुए श्यांगनान अपनी टीम को लेकर सीधे डीप मिस्ट में चला गया, मगर उन्होंने गलती से टाका मघारा की डिवाइन रेल्म में एंटर किया, जहां पर उनका मुकाबला हुआ गॉड सुसानु से। उस गॉड के कहर ने ब्लू रेन की टीम को एक ही झटके में वाइप आउट कर दिया। वो गॉड श्यांगनान को भी मारना चाहता था, लेकिन श्यांगनान उसमें जिंदा बच गया। उसने गॉड की सोड को अपने दोनों हाथों से होल्ड किया था, जिसमें उसके हाथ घायल हो गए और फिर वो कभी सोड को होल्ड नहीं कर पाया, और उतने में वो पूरा लाइब्रेरी शेक होने लगा। दरअसल वहाँ पर चेन मोए नाम का बंदा पहुंच गया था। तो नाइट वॉच के कैप्टन इसके बारे में भी लिनक्यू को बताने लगे। वो कहने लगे कि चेन मोए शानजियांग सिटी की टीम नंबर 006 का मेंबर था। 9 साल पहले वो एक क्लासिफाइड मिशन पर रवाना हो गया, और उस वक्त हमारी दुनिया पर एक वर्ल्ड एंडिंग डिजास्टर अपीयर हुआ। इसे लॉर्ड शिवा की क्रोध के नाम से जाना गया। उस वक्त ग्रेट शिया बॉर्डर पर एक भयानक जंग छिड़ गई थी, और तभी से चेन मोए लापता है। वो कहाँ पर है इसका किसी के पास कोई क्लू नहीं। वेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर तो लिनक्यू काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि हमारे ग्रेट शिया में भी एक जमाने में डिवाइन वॉर हुई थी। ये बात मुझे आज पहली बार पता चली। तभी कैप्टन उसे बताने लगे कि चेन मोए दोबारा से अपीयर्ड हो चुका है, लेकिन फिर कभी उसकी कल्टीवेशन इम्प्रूव नहीं हुई। मैं ये सारी बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नाइट वॉच की ड्यूटी काफी ज्यादा मुश्किल है। हर एक नाइट वॉच के अपने अलग राज हैं, लेकिन हम सभी बस एक ही चीज को फेस करते हैं, जो कि है डार्कनेस। उतने में लिनक्यू अपनी सोड को पुल करते हुए कहने लगा कि डार्कनेस जब दोबारा से अपीयर होगा, तब मैं हमारी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। बल यहाँ पर लिनक्यू के पीछे बुक्स के ही विंग्स बन गए थे। साथ ही लिनक्यू को अपने सामने गॉड नजर आ रहा था, तो लिनक्यू ने सीधे हवा में छलांग लगाते हुए उस गॉड को स्ले किया। और दोस्तों, अब हमें सीधे नाइट वॉच के ट्रेनिंग कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी डिसाइपल्स को ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड पर समन किया था। उतने में ही ट्रेनिंग कैंप के मास्टर युआन सभी को बताने लगे कि आज की ट्रेनिंग हमने कैंसिल की है, और इसके पीछे 2 काफी इम्पोर्टेंट रीजंस थे। पहला तो ये कि आज तुम में से किसी 2 बंदों को रिवॉर्ड दिया जाएगा, और दूसरे रीजन के बारे में तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब ये सुनते साथ ही सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान थे। मास्टर युआन बता रही थी कि हमारे पास 4 तरह के मेडल्स हैं। इनमें से चौथी नंबर पर है स्पार्क मेडल, तीसरे पर है स्टारलाइट, दूसरे पर है स्टार मेडल, और पहले नंबर पर आता है स्टार सी मेडल। स्टार सी मेडल को नाइट वॉच के लिए एक हाईएस्ट ऑनर कहा जाता है। आज तक बस 10 नाइट वॉच ही स्टार सी मेडल को हासिल कर पाए। पिछले 5 सालों में ये मेडल बस एक ही बंदे ने हासिल किया था, जो कि है मास्क टीम का कैप्टन वांग मियान। और आज 5 सालों बाद ये मेडल मुझे लिनक्यू को देने में खुशी होगी। उन्होंने तुरंत ही लिनक्यू को स्टेज पर आने का ऑर्डर दिया। मास्टर युआन बता रहे थे कि 6 महीने पहले हमारी वैंस पर मिसाइल से अटैक हुआ था। उस वक्त लिनक्यू ने काफी समझदारी दिखाते हुए कैंप के हर एक बंदे को बचा लिया। लिनक्यू की वजह से नाइट वॉच का फ्यूचर स्पार्क अभी भी प्रिजर्व है। साथ ही इसने कांगनान सिटी में भी एंशिएंट गॉड चर्च के न जाने कितने ही सारे बिलीवर को डिफीट किया, जिसमें एंशिएंट गॉड चर्च की डिवाइन एजेंट स्नेकुमन भी शामिल थी। लिनक्यू ने उसे अपनी ग्रीक गॉड मेडुसा की पावर का यूज करने से रेजिस्ट किया था, और इसी वजह से स्टार सी मेडल लिनक्यू को
बहाल किया जाएगा। वेल कैंप में मौजूद सभी रिक्रूट्स उसी के बारे में बात कर रहे थे कि लिनक्यू ने सबका दिल जीत लिया। उसने एक ऐसा मेडल हासिल किया है जो 1% नाइट वॉच के पास भी नहीं होता। वेल लिनक्यू उस मोमेंट पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसे अपना पुराना दोस्त याद आ रहा था जिसकी वजह से आज वो एक नाइट वॉच बना। लिनक्यू को ऐसा फील हुआ कि वही बंदा उसे वो रिवॉर्ड दे रहा है। अब लिनक्यू को मेडल देने के बाद मास्टर युआन ने दोबारा से एक अनाउंसमेंट की कि आज यहाँ पर एक और बंदे को मेडल दिया जाएगा जिसका नाम है शेन किंगजू। शेन किंगजू ने ग्रेट विंड डिजास्टर को समय रहते एलिमिनेट किया था और इस तरह से उसने आधे शहर को तबाह होने से बचा लिया और इसी वजह से शेन किंगजू को स्टारलाइट मेडल दिया जाएगा। अब ये सुनते साथ ही शेन के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर यहाँ के ऑफिसर शेन की तारीफें करने लगे। वो कहते हैं कि ये बंदा बस चीरल्म का कल्टीवेटर है, मगर फिर भी इसने हायरल्म वाले बंदे ने क्रिएट किए हुए स्टोम में एंटर किया। ये लड़का तो वाकई काफी ज्यादा बहादुर है। सब शेन ने भी स्टेज पर जाकर अपने स्टारलाइट मेडल को रिसीव किया। वेल यहाँ पर लिनक्यू भी शेन के लिए खुश था, मगर शेन किंगजू शुरू से ही लिनक्यू का राइवल रहा। सो इस तरह से अवार्ड सेरेमनी खत्म हो गई थी और अब मास्टर युआन ने अपनी सेकंड अनाउंसमेंट की। वो इन सभी को बताने लगे कि अब तुम लोग जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हो। ये सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। ग्रेजुएशन का मतलब था कि अब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। तभी मास्टर युआन कहते हैं कि ग्रेजुएट होने के लिए तुम्हें कुछ असेसमेंट को कंप्लीट करना होगा। जो भी आखिर तक होल्ड कर पाएगा वो 39 क्लास के नाइट वॉचमैन बन जाएंगे। लेकिन इस असेसमेंट के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला तो तुम सभी की फॉरबिडन रूइंस की पावर को सप्रेस किया जाएगा और फिर एक ही सेकंड में इन सभी की पावर लॉक हो गई। साथ ही मास्टर युआन ने इस असेसमेंट की शुरुआत कर दी। उन्होंने तुरंत ही अपने कुछ सिपाहियों को इन लोगों पर अटैक करने भेज दिया था। वो बताते हैं कि जो भी इस ब्रूटल राउंड में सरवाइव करेगा वही अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होगा। तुम्हारा मुकाबला होगा इन पावरफुल इंस्ट्रक्टर्स के साथ। अगर तुमने इन्हें काफी बुरी तरह से हरा दिया तो तुम्हारे पॉइंट्स डबल हो जाएंगे और तुम में से जो भी रिक्रूट इस ग्रेजुएशन असेसमेंट में टॉप रैंकिंग हासिल करेगा वो आगे चलकर अपने नाइट वॉचमैन की टीम को खुद ही असाइन कर सकता है। सो इस तरह से ब्रूटल असेसमेंट शुरू हो चुकी थी। जो भी कमजोर रिक्रूट्स हैं वो इंस्ट्रक्टर के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाते और इस तरह से उन सोल्जर्स ने अपना पूरा डोमिनेंस इन पर साबित कर दिया। अब ये तो हो गया कमजोर रिक्रूट्स का किस्सा। अब बात करते हैं पावरफुल रिक्रूट्स की, जिसमें लिनक्यू भी शामिल था। यहाँ पर उसने सिपाही की ब्लेड को अपने हाथ से ही रोक लिया था। उससे कहता है, इंस्ट्रक्टर क्या तुम वाकई चुआन रेल्म पर हो? तुम्हारी पावर्स को देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। और इस तरह से लिनक्यू ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसके चलते उस इंस्ट्रक्टर का बैच ब्रेक हो जाता है, यानी कि वो मुकाबले से बाहर हो चुका था। वही दूसरी तरफ शेन ने भी अपने पावरफुल मूव के साथ इंस्ट्रक्टर को हरा दिया। वही दूसरी तरफ बेली ने देखा कि एक सिपाही उसे मारने आ चुका है, तो उसने अपना पाव पटकते साथ ही उसके आसपास एक शील्ड फॉर्म हो गई। अब जैसे ही उस बंदे ने बेली की शील्ड को ब्रेक किया, बेली ने फटाफट से एक बैडमिंटन के रैकेट को समन किया जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था और फिर उस रैकेट के एक ही फटके में उस बंदे को दिन में तारे नजर आए। वही दूसरी तरफ मॉली भी अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करते हुए सिपाहियों का मुकाबला कर रही थी। ये बंदी सोर्डमैनशिप में माहिर है। उसने सिपाही को तो जान से नहीं मारा, हालांकि उसका बैच पूरी तरह से ब्रेक कर दिया था। उससे कहती है कि तुम तो यहाँ के इंस्ट्रक्टर हो, तो तुमने मेरी तलवारबाजी को कैसे झेलना है इसकी प्रैक्टिस करनी थी। और अब हमें साओ युआन की ब्रूटल फाइटिंग दिखाई गई। उसने तो इंस्ट्रक्टर का मास्क ब्रेक करते हुए उसके मुंह पर सीधे पंचेस की छड़ी लगा दी थी और फिर अपने मुक्कों के साथ उस बंदे को खत्म करने के बाद वो आमी तबाह कहने लगा। दरअसल साओ युआन एक मॉन्क है, मगर उसकी हरकतें एक मॉन्क की जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। इधर लिनक्यू ने अपनी तलवारबाजी के दम पर इंस्ट्रक्टर पर पूरा डोमिनेंस साबित किया, जिसके चलते वो बंदा ऑन द स्पॉट नॉकआउट हो गया। साथ ही वो बैटल ग्राउंड से मास्टर युआन को भी उकसा रहा था। वो कहता है कि आपके इंस्ट्रक्टर तो एक नंबर के लूजर निकले। जो सुनते साथ ही बेचारे मास्टर युआन को ठसका लग गया। वो कहते हैं कि बच्चा काफी ज्यादा बदतमीज है। तभी उनका जूनियर उन्हें आकर बताने लगा कि इस असेसमेंट के पहले राउंड में हम आधे रिक्रूट्स को एलिमिनेट करने वाले थे, लेकिन उन्हें एलिमिनेट करने की बजाय हमारा ही नुकसान हो गया। हमने जो 25 सिपाही भेजे थे उनमें से बस 7 ही सरवाइव कर पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। अब इससे तो मास्टर युआन काफी ज्यादा भड़क
जाते हैं। वो कह रहे थे कि जल्दी से इस बैटल की ब्रूटैलिटी की इंटेंसिटी बढ़ा दो। ये बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे, तो इन्हें याद दिलाना होगा कि मैं इनका सीनियर हूँ। सब उनके जो 7 सिपाही थे उनकी जो कल्टीवेशन पावर को सप्रेस करके रखा था वो पूरी तरह से अनलिश कर दिया, यानी कि अब ये लोग अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते थे। और उन्होंने उस जगह पर तबाही मचाते हुए सीधे बैटल ग्राउंड पर एंटर किया। इन सिपाहियों की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके चलते इन्होंने बड़ी आसानी के साथ रिक्रूट्स को एलिमिनेट करना शुरू किया। हालांकि ये सभी जीनियस काफी आसानी के साथ इनका मुकाबला कर रहे थे। इसी दरमियान साओयुआन का डिमोनिक फॉर्म उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश करने लगा। भले इनकी फॉरबिडन रूइन पूरी तरह से सील्ड है, लेकिन साओयुआन अभी भी अपने उस डिमोनिक फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ पांग बेली को एलिमिनेट करने के लिए एक सिपाही कंटेनर पर पहुंच चुका था। इन सभी में से बस पांग बेली ही कमजोर था, वो तो हमेशा अपने ट्रेजर्स पर ही निर्भर रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम शेन किंगजू को देख पाते हैं, जिसकी मूव्स इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो सिपाही भी उसे देखकर हैरान हो गया। शेन कह रहा था कि तुम लोगों ने हमारी पावर को सप्रेस किया है, मगर इसके बावजूद भी तुम हमें हरा नहीं पा रहे। साथ ही हमें लिनक्यू की भी बैटल दिखाई गई, जो एक साथ 2 बंदों से निपट रहा था। उसकी तलवारबाजी इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि उसने अपनी तलवार की स्लैश से इनके वेपन्स को काट दिया, और उसकी स्पीड और पावर्स देखकर ही वो दोनों सिपाही एक दूसरे का मुंह ताड़ने लगे। इधर मास्टर युआन कहते हैं कि ये बच्चा काफी ज्यादा अलग है, इसकी पावर सप्रेस होने के बावजूद भी ये 2 इंस्ट्रक्टर को काफी आसानी से टक्कर दे रहा, जबकि हमने तो इंस्ट्रक्टर की पावर को जरा भी सप्रेस नहीं किया। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो भी बंदे एलिमिनेट हुए उनकी मेमोरीज को इरेज किया जा रहा। ये बात इन जीनियस कल्टीवेटर्स को भी पता चल गई थी। दरअसल इस ट्रेनिंग के बाद जो भी नाइट वॉच बन नहीं पाएगा उसकी मेमोरीज को इरेज किया जाएगा। उस बंदे को कभी याद ही नहीं आएगा कि एक जमाने में उसने भी नाइट वॉच की ट्रेनिंग की थी। वहीं पर हम एक इंस्ट्रक्टर को देख पाते हैं जो कि शेन किंगजू के एक दोस्त की मेमोरीज को इरेज करने की कोशिश कर रहा था, मगर शेन किंगजू ने वहां आते साथ ही उसकी धुलाई करना शुरू कर दी। वहीं पर कंट्रोल रूम से बताया गया कि जल्दी से इस बैटल की इंटेंसिटी को बढ़ा दो, अब इन रिक्रूट्स को बड़े बड़े धमाकों के लिए तैयार रहना होगा। और उतने में वहां पर एक प्लेन से मिसाइल अटैक लॉन्च किए जाने लगे, जिसके चलते पूरे ट्रेनिंग कैंप में धमाके हो रहे थे, और इसी की वजह से पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। रिक्रूट्स अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, और इसी का फायदा उठाकर सिपाहियों ने उन्हें एलिमिनेट करना शुरू किया। वहीं पर मॉली उन धमाकों से छलांगे लगाते हुए बचकर बाहर आ गई। वो कह रही थी कि बैटल इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, हम में से बस एक ही बंदा काफी जल्दी एलिमिनेट हो सकता, और वो है बेली। इधर बेली उन धमाकों से जैसे तैसे भाग रहा था, और फिर वो अचानक से एक जगह पर रुक जाता है। वो कह रहा था कि अरे मैं तो बेवजह ही भाग रहा हूँ, मेरे पास तो एक पावरफुल ट्रेजर भी है। वेल उसने अपने हाथों में जो ब्रेसलेट पहना था उससे ही बेली की मूव काफी ज्यादा तेज हो गई। अब वो भी काफी कुल अंदाज में इन सिपाहियों को एलिमिनेट करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, बेली ने तो अपने ट्रेजर का यूज करके न जाने कितने ही सारे रिक्रूट को एलिमिनेट होने से भी बचा लिया था। और अब लिनक्यू के ऑर्डर पर ये सभी लोग टीम अप होकर उन सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल रूम से जितने भी लोगों को भेजा जा रहा था उन्हें लिनक्यू और उसके साथियों ने एलिमिनेट किया। भले इन सब की पावर पूरी तरह से सप्रेस्ड है, लेकिन फिर भी बेली के ट्रेजर्स ने वहाँ पर तूफान मचा दिया। वहीं पर साओयुआन पर कुछ बंदों ने हमला किया था, मगर तभी लिनक्यू उसे बचाने पहुंच जाता है, मगर तभी एक सिपाही ने वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया। उसे लग रहा था कि लिनक्यू और साओयुआन दोनों भी एलिमिनेट हो गए, तो सिपाही अपनी सिगरेट को उसी धमाके की फायर पर जलाते हुए कहने लगा कि लिनक्यू तुम आज तक के सबसे बेस्ट रिक्रूट थे, लेकिन मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। और उतने में साओयुआन और लिनक्यू ने एक साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। साथ ही साथ लिनक्यू ने उस बंदे का सिगरेट भी होल्ड कर लिया था, और अब उसी सिगरेट को उसके मुंह में रखते हुए कहने लगा कि सॉरी यार, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। सो इस तरह से सिपाहियों की हंटर टीम पूरी तरह से खत्म हो गई। इनफैक्ट आज यहाँ पर जो असेसमेंट हुई थी वो इस ट्रेनिंग कैंप की हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट कॉम्बैट है। हालांकि इनकी खुशी मास्टर युआन से देखी नहीं जा रही थी। वो कहते हैं कि इन बच्चों का घमंड तोड़ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब अगर इनमें इतना ही दम है तो मैं इन्हें आराम करने का भी मौका नहीं दूंगा। और तभी इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक फ्लाइट के जरिए 3 कंटेनर्स को रिलीज किया है। साथ ही साथ उन्हें मास्टर युआन की भी अनाउंसमेंट सुनाई देने लगी। वो कह रहे थे कि अब तुम लोग असेसमेंट की सेकंड स्टेज पर पहुंच चुके हो, तुम्हारे सामने चुआन राल्म के एक्सपर्ट है, तो इन्हें तुम्हें मारना होगा। और हाँ, ये राउंड थोड़ा सा ब्रूटल है, इसी वजह से मैं तुम्हारे फॉरबिडन रूइंस की रेस्ट्रिक्शन को हटाने जा रहा हूँ, ताकि तुम अपनी पावर्स का यूज कर सको। बस कोशिश करना कि तुम सेकंड स्टेज वाले राउंड में मारे न जाओ। और तभी उन 3 कंटेनर में से एक कंटेनर ओपन हो जाता है, जिसके अंदर एक ग्लोइंग क्यूब था। ये सभी रिक्रूट
रिक्रूट्स काफी हैरान होकर उस क्यूब को ऑब्जर्व करने लगे और तभी उनमें से एक बंदा उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है। उसके ऐसा करते साथ ही उस क्यूब से एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। साथ ही उस क्यूब ने वहाँ पर अपनी अलग ही realm बना ली थी और फिर वहाँ का ग्राउंड काफी तेजी के साथ मूव होने लगा। साथ ही वहाँ पर ढेर सारे पिलर्स भी इमर्ज हो गए थे, जिसके चलते लिनक्यू की टीम एक दूसरे से अलग हो गई। लिनक्यू कह रहा था कि हमारे मास्टर युआन तो काफी ज्यादा शातिर हैं। इस बार उन्होंने हमें अलग अलग करके फाइट करने को उकसाया है। और उतने में शेन किंगजू उसके पास से अपनी तलवार लेकर गुजर गया। वो कह रहा था लिनक्यू, इस असेसमेंट के बाद ही पता चलेगा कि नंबर 1 तुम हो या मैं हूँ। तो लिनक्यू ने भी उसे गुड लक विश किया। अब अगली सीन में हम एक छोटे बच्चे को देख पाते जो कि एक जाल बुनने में लगा हुआ था। और अब हम कुछ रिक्रूट्स को देख पाते जो कि जंगल में पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि कुछ ड्रोन्स उनका पीछा कर रहे हैं, तो वो उनसे जान बचाकर भागने लगे। वहीं पर बेली तो सीधे एक पार्टी में पहुंच गया था। पार्टी में आया हुआ हर एक मेहमान बेली की ही तारीफें करने लगा। वो लोग कह रहे थे कि वाकई बेली तो काफी ज्यादा पैसों वाला है, देखो तो उसने कितनी अमेजिंग पार्टी थ्रो की। इतना ही नहीं, पार्टी में आई लड़कियां भी बेली की तारीफें कर रही थी। उसमें से एक बंदी ने तो सीधे आकर बेली के साथ डांस करना शुरू किया। पहला तो बेली काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि वो अचानक से कहाँ पहुँच गया, मगर थोड़ी देर में वो भी उस पार्टी को एंजॉय करने लगता है। और तभी उसे थोड़ी दूरी पर मॉली नजर आई जो कि वो पार्टी छोड़कर जा रही थी। तो बेली तुरंत ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हालांकि पार्टी में आए मेहमानों ने उसे रोक लिया। वहीं दूसरी तरफ मॉली अपने फैक्शन में पहुंच गई थी। उसे बताया जा रहा था कि हमारे फैमिली की मोस्ट स्टाइल टाइची कभी भी एक लड़की को पास डाउन नहीं हो सकती। चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, ये लेगेसी तुम्हें कभी भी हासिल नहीं होगी। और ये सारी बातें सुनकर मॉली को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम साओ युआन को देख पाते हैं जो कि लाशों के ढेर को लांघते हुए एक डीमन की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो डीमन उससे कह रहा था कि चाहे तुम तथागता की कितनी ही प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, हो तो तुम एक डीमन, तुम हमेशा मासूमों को मार के उनकी लाशों के ढेर लगाओगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें शेन किंगजू को दिखाया गया जो कि दूसरे बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ देखकर काफी ज्यादा मायूस फील कर रहा था। और अब वो गुस्से में वहाँ से जाने वाला था कि तभी एक बंदे से टकरा गया। तो बंदा उससे कहता है कि अरे तुम तो वही अनाथ हो जिसे माफी मांगना भी नहीं आता। अब शेन तो इसके मुंह लगना नहीं चाहता था, मगर वो बंदा कहता है कि अरे हाँ, तुम्हें तमीज कहाँ से आएगी, तुम्हारे पास तो माँ बाप ही नहीं। अब ये सुनते साथ ही शेन ने सीधे जाकर उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। सो गाइस, ये सभी लोग एक जाल में फंस चुके थे और ये सब के सब अपने अपनी दुनिया के इल्यूजन में हैं। वेल, ट्रेनिंग सेंटर ने इनके लिए 3 मिस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज किया था। सबसे पहला तो है क्योटिक क्यूब। उस क्यूब ने इन सभी को अलग अलग करते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और फिर आया मिस्ट्री नंबर 2 जो की है सोल वीविंग स्पाइडर। जैसे ये लोग अलग अलग हुए, उस स्पाइडर ने फटाफट से अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट किया। उसका काम था इन सभी को जकड़कर इन्हें इल्यूजन दिखाना, जिसमें वो कामयाब हो गया। इंस्ट्रक्टर जैंग अपने मास्टर युआन को बता रहा था कि हमारी सेकंड राउंड का सारा सेटअप हो चुका है। हर एक रिक्रूट उस जाल में फंस गया। तभी मास्टर युआन कहते हैं कि इन सारे बच्चों की एबिलिटीज हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। मुझे इनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ पर 1% का भी डाउट नहीं, लेकिन एक नाइट वॉच बनने के लिए हमारे दिल का मजबूत होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैं इनके दिल की परीक्षा ले रहा हूँ। अगर ये लोग कमजोर रहे तो उस इल्यूजन में फंस जाएंगे, लेकिन अगर इनका दिल मजबूत रहा तो वो इस इल्यूजन को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। इनका स्टेट ऑफ माइंड ही इनका आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तभी जैंग कहता है कि सीनियर, मुझे तो इस सोल वीविंग स्पाइडर भी काफी ज्यादा स्पेशल लगा। हमारे रिक्रूट्स में कुछ बंदे डिवाइन एजेंट हैं। उनके पास तो डिवाइन गॉड्स का वरदान होने के बावजूद भी स्पाइडर ने उन्हें भी ट्रैप कर लिया। जिस पर मास्टर युआन कह रहे थे कि सोल वीवर स्पाइडर काफी ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से तो उसे असेसमेंट के लिए यूज किया गया। अब अगर देखा जाए तो हमारा पूरा ट्रेनिंग कैंप उसी स्पाइडर के अंडर कंट्रोल है। अब हमें आगे देखना है कि ये छोटा सा बच्चा इन रिक्रूट्स को हंट डाउन कैसे करेगा। इधर सोल वीवर स्पाइडर काफी ज्यादा क्यूट था। वो तुरंत ही अपने स्पाइडर वाले फॉर्म में आकर कहने लगा कि अरे वाह, मैंने तो इन सभी को ट्रैप कर लिया। अब सबसे पहला तो मैं कमजोर बंदे से शुरुआत करूंगा। लेकिन सोल वीवर स्पाइडर उस रिक्रूट को कुछ कर पाए इससे पहले वहाँ पर एक मिस्टीरियस मिस्ट नजर आने लगी।
वो तो कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये मिस्ट यहाँ पर कैसे आ गई। तो अब उसी मिस्ट को फॉलो करते हुए वो स्पाइडर लिनक्यू के पास पहुँच गया और फिर वो स्पाइडर कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि ये बंदा स्माइल क्यों कर रहा है। दरअसल इस सोल वीवर स्पाइडर का काम था इन सभी को इल्यूजन में ट्रैप करना, लेकिन ये खुद ही एक इल्यूजन में फंस चुका था। वो कहता है कि मैं इस अजीब सी जगह पर कैसे आ गया और यहाँ पर ये ड्रैगन है कौन। तभी वहाँ का दरवाजा ओपन होकर उसमें से दो बंदे बाहर आ गए। उन्हें देखते साथ ही स्पाइडर काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। वेल ये है लिनक्यू का मेंटल असाइलम जो कि उसके माइंड स्पेस में मौजूद था। लिनक्यू उससे कह रहा था कि गॉड्स के पागल खाने में तुम्हारा स्वागत है, यहाँ पर मैं देवताओं का दिमाग ठिकाने पर लाता हूँ। वेल यहाँ पर लिनक्यू के साथ ग्रैंड लिजर्ड मर्लिन भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सोल वीवर स्पाइडर को असाइलम में ट्रैप कर लिया। मर्लिन तो उसका लाड करते हुए कहने लगे कि देखो तो ये कितना ज्यादा क्यूट है, मगर फिर भी इसने इतना कमाल का इल्यूजन क्रिएट किया। खैर मैं इसे इतना भी स्पेशल नहीं कह सकता, अगर ये वाकई टैलेंटेड होता तो कभी तुम्हारे माइंड स्पेस में ट्रैप ना होता। शायद इसका दिमाग काफी ज्यादा कमजोर है। और उतने में लिनक्यू का दोस्त मेई वहाँ पर पहुँच गया। वो मर्लिन को उसकी मेडिसिन देने आया था, मगर उतने में सोल वीवर स्पाइडर अपने असली फॉर्म में आ जाता है और उसने एक ही फटके में उस बंदे को नीचे पटक दिया। मेई तो इस जायंट स्पाइडर को देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया और उसने डर के मारे अपनी दादी माँ को वहाँ बुला लिया। और उसकी दादी माँ कोई और नहीं बल्कि नाइट गॉडेस थी, जिसने आते साथ ही स्पाइडर पर छलांग लगा दी। वेल नाइट गॉडेस का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था और यहाँ पर वो लिनक्यू उनका इलाज कर रहा है। हालांकि नाइट गॉडेस की एक कमजोरी थी, जो भी बंदा उसे पसंद आए वो उसे अपना बेटा बना लेती। और इस बार उन्हें स्पाइडर इतना ज्यादा पसंद आया कि स्पाइडर को ही वो अपना बेटा समझ बैठी। वो उसका लाड़ करते हुए कहने लगी कि अरे वाह तुमने तो ढेर सारे पाँव उगा लिए और तुम्हारा ये फर इतना ज्यादा प्यारा है कि सर्दियों के दिनों में अब मुझे स्वेटर की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। इधर लिनक्यू ने देखा कि इस मैजिशियन मर्लिन में जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, उनका स्कोर एकदम 0 था। तो लिनक्यू कहता है सर मर्लिन क्यों ना हम दोनों आपस में थोड़ी सी बात करें। तो आज हम बात करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। वेल यहाँ पर मर्लिन ने लिनक्यू को अपने माइंड स्पेस में ट्रैप कर लिया था। यहाँ आते साथ ही वो लिनक्यू से पूछने लगा कि बताओ तुम्हें कौन सी दुनिया पसंद है, असली दुनिया या फिर फेक। जिस पर लिनक्यू जवाब देते हुए कहने लगा कि ऑफ कोर्स मुझे बस मेरी ही दुनिया पसंद है। तो मर्लिन कहते हैं यानी कि तुम्हें फेक दुनिया पसंद है। दरअसल देखा जाए तो यहाँ मौजूद हर एक दुनिया फेक है। हालांकि लिनक्यू उनकी बात से अग्री नहीं होता। वो कह रहा था कि यहाँ पर मेरी फैमिली है और मेरे दोस्त हैं, भला वो नकली कैसे हो सकते। जिस पर मर्लिन कहने लगा कि तुम्हारे दोस्त पूरी तरह से इल्यूजन में ट्रैप हो गए, उन्हें ऐसा लगता है कि वो इल्यूजन सच्चाई है, मगर असल में तो वो भी फॉल्स वर्ल्ड में ट्रैप हो गए। और अब यहाँ पर हमें लिनक्यू के दोस्त दिखाए जाते हैं, जो कि उस इल्यूजन में काफी ज्यादा झटपटा रहे थे। बेली मॉली के पास जाना चाहता था तो वहीं पर मॉली लेगेसी को हासिल करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ साओयुआन मुर्दों के ढेर को लांग रहा था ताकि वो उस डीमन तक पहुँच पाए। और वहीं पर शेन अनाथ होने की वजह से दुनिया की तानी सुन रहा था। ये सब देखकर लिनक्यू कहता है कि आप उनकी फिक्र मत कीजिए, मेरे दोस्त जल्दी से उस इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे। तो मर्लिन उससे कहता है कि डायरेक्टर तुम तो बस सच्चाई को झुठला रहे हो, ऐसा करोगे तो तुम्हें कभी भी विजडम हासिल नहीं होगा। तो लिनक्यू उनसे कहता है कि आप भी हमेशा विजडम को एक्सप्लोर करते आए हो और उसी विजडम की मदद से आप एक रियलिटी क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन रियलिटी को ढूंढना काफी ज्यादा आसान है। तो चलिए ये दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है इसके बारे में जाना जाए। और फिर मर्लिन को उन सभी लोगों की बातें सुनाई देने लगी जो कि कह रहे थे कि मैजिशियन मर्लिन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो तो बस एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए क्रिएट किया। अगर मर्लिन वाकई होता तो उसका हिस्ट्री में कोई ना कोई रिकॉर्ड तो जरूर मिलता। अगर मर्लिन वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता तो यहाँ पर ढेर सारे मैजिशियंस होते। कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे तो मैजिक पर जरा भी भरोसा नहीं, मर्लिन की कहानी सुनाकर हमें बचपन से उल्लू बनाया गया। तो सिंपल सी बात यह है कि मर्लिन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एक फेक कैरेक्टर है। और अब लिनक्यू तुरंत ही उन्हें उस इल्यूजन से बाहर निकाल लेता है। वो उन्हें बता रहा था कि इस दुनिया में कई सारी चीजें गलत है, तो हमें अपनी पावर्स का यूज करके सच्चाई को ढूंढना पड़ेगा। आज के बाद आप इस दुनिया में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ और मैं पूरे दिल से आपके एग्जिस्टेंस पर यकीन करता हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। वह लिनक्यू की ये सारी बातें सुनकर मर्लिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो लिनक्यू से कहने लगे कि भले ये दुनिया सच हो या झूठ, लेकिन आपका मेरी तरफ जो ग्रेटिट्यूड था वो पूरी तरह से सच है। और फिर यहाँ पर मर्लिन ने लिनक्यू के सामने अपना सिर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा किया। साथ ही
लिनक्यू ने नोटिस किया कि उनकी ट्रीटमेंट में प्रोग्रेस होना शुरू हो गई। सिर्फ लिनक्यू की बातें सुनकर ही उनकी मेंटल स्टेबिलिटी 2% पर पहुंच गई, जिसके चलते अब लिनक्यू को रिवॉर्ड मिलेगा। दरअसल सीजन 1 में हमने देखा था कि लिनक्यू जिस भी गॉड का इलाज करेगा उसके बदले में उसे डिवाइन एबिलिटी हासिल होगी। तो लिनक्यू भी फटाफट से अपना रिवॉर्ड लेने पहुंच गया। वेल यहाँ पर उसे मर्लिन की डिवाइन एबिलिटीज में से कोई भी रैंडम एबिलिटी दी जाएगी। लिनक्यू ने देखा कि वहाँ पर एक काफी पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो कि काफी तेजी से स्पिन होने लगा, और तभी लिनक्यू से रुकने की ऑर्डर देता है। अब उस आर्टिफैक्ट की नीडल जिस एबिलिटी पर जाकर रुकी उसे समनिंग मैजिक मास्टरी कहा जाता था। जैसे लिनक्यू ने इस डिवाइन एबिलिटी को हासिल किया, ट्रेनिंग कैंप के कंट्रोल रूम में इसके एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस हुए। इन्हें देखते साथ ही मास्टर युआन काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि शायद ये किसी रिक्रूट की होस्टाइल फॉरबिडन डोमेन एनर्जी होगी। तो जैंग कह रहा था कि ना, मुझे इसमें कोई भी होस्टाइल एनर्जी नजर नहीं आ रही। दरअसल एनर्जी फ्लक्चुएशन नाइट गॉडेस की एनर्जी के साथ काफी ज्यादा मिलती जुलती है। साथ ही उन्होंने देखा कि सभी रिक्रूट का मेंटल प्रेशर काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गया। दरअसल ये लोग उस इल्यूजन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी की वजह से इनका हार्ट रेट भी एक्सट्रीमली हाई हो गया। मगर लिनक्यू काफी ज्यादा काम था। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग कैंप की अथॉरिटीज तुरंत ही पहचान जाती है कि लिनक्यू की बॉडी से ये सुपर फॉरबिडन डोमेन एनर्जी रिलीज हो रही। इधर लिनक्यू के माइंड स्पेस में कई सारे स्पेल्स उसके आसपास रिवॉल्व हो रहे थे। मैजिशियन मर्लिन भी उसे मुबारकबाद देते हुए कहने लगा कि अब आपके पास मेरा समनिंग मैजिक का नॉलेज आ चुका है, और जब भी आप इस एबिलिटी का यूज करोगे तब आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली मैजिक सुपर एफिनिटी फिजिक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और लिनक्यू का ये पोस्चर वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग था। तो अब यहाँ पर लिनक्यू अपनी इस समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगा। लिनक्यू ने इस डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक वॉच को सैक्रिफाइस किया और उसके बजाय उसके पास एक गोल्डन कार्ड पहुंच गया था। मर्लिन उसे बता रहा था कि आप जितनी ज्यादा चीजों को सैक्रिफाइस करोगे उतने ही ज्यादा समनिंग स्पेल को कास्ट कर पाओगे। तो सबसे पहला लिनक्यू ने तो बस एक मस्कीटो को ही समन किया था, जो देख मर्लिन कहने लगे कि चलो एक बार फिर से कोशिश करो और इस बार ज्यादा से ज्यादा चीजों को सैक्रिफाइस करना। तो लिनक्यू ने ट्रेनिंग कैंप में मौजूद छोटी मोटी चीजें उठाना शुरू कर दी और अब वो अलग अलग कार्ड्स को बांटने लगा। मर्लिन उससे कह रहा था कि आपने जल्दी से इस माइंड स्पेस से बाहर जाना चाहिए, आपको असेसमेंट का तीसरा राउंड भी पूरा करना है। अब ये सुनते साथ ही लिनक्यू ने तुरंत ही अपनी आंखें खोल ली। मास्टर युआन कह रहे थे कि देखो लिनक्यू सबसे पहला उस इल्यूजन से बाहर आ गया। वहीं पर हम शेन के दोस्त लूजिया को देख पाते हैं, जिसने उन ड्रोन से डरना छोड़कर सीधे क्लिफ से नीचे छलांग लगा दी। साथ ही शेन किंगजू के इल्यूजन में भी उसके दोस्त पहुंच चुके थे। उस बंदे से कह रहा था कि मैं कभी अकेला नहीं रहा, मेरे दोस्त ही मेरी फैमिली है। वहीं दूसरी तरफ साओयुआन लाशों के ढेर में दबा हुआ था, मगर उतने में उन सारी लाशों को हटाते हुए बाहर आ गया और अब उसने उस डीमन के साथ मुकाबला करना शुरू किया। वहीं पर मॉली ने भी अपने ओपोनेंट्स को धूल चटा दी थी और फाइनली उसने अपने फैमिली की लेगेसी को हासिल किया, जिसके बाद हमें बेली का इल्यूजन भी दिखाया गया, जो कि मॉली के पास जाने के लिए अपने ट्रेजर्स का यूज कर रहा था। वो कह रहा था कि इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो मुझे मॉली के पास जाने से रोक सके, और अब वो मॉली का हाथ थाम सके इससे पहले इल्यूजन से बाहर आ गया। वो तो उस इल्यूजन से बाहर आने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया। तब तक उसके दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन सभी ने अपने इल्यूजन्स को ब्रेक कर दिया था। तभी शेन कहने लगा कि मुझे लिनक्यू कहीं भी नजर नहीं आ रहा, शायद वो बंदा अभी भी इल्यूजन में ही ट्रैप है। जिस पर साओयुआन कह रहा था कि अपने सामने देखो, लिनक्यू हम सबसे पहला इल्यूजन से बाहर आया है। और तब तक लिनक्यू ने अपनी 2 तलवारों के स्लैशेस के साथ उस पूरे नेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सो इस तरह से इन लोगों ने असेसमेंट का सेकंड राउंड जीत लिया था। सोलोइवर स्पाइडर तो इनके एबिलिटीज को देखते साथ ही रोते हुए वहाँ से भाग निकला। तो उस स्पाइडर को कैप्चर करने के लिए बेली भी उसके पीछे रवाना हो जाता है और उतने में ही तीसरा और आखिरी कंटेनर ओपन होने लगा। लिनक्यू कह रहा था कि मुझे यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग और मिथिकल ऑरा महसूस हो रही है। इधर बेली उस स्पाइडर को पकड़ने के चक्कर में उस कंटेनर के सामने जाकर खड़ा हो गया और उतने में उस कंटेनर के अंदर मौजूद क्रीचर ने सीधे अपनी ब्लेड से उस पर हमला कर दिया। अब बेली कुछ समझ पाई इससे पहले साओयुआन बीच में आ जाता है और उसने बेली को बचाने के चक्कर में वो तलवार सीधे खुद की बॉडी में पियर्स करवा ली और वो तलवार अपनी फोर्स के साथ सीधे उसे एक चट्टान में धसा देती है। इस नजारे को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक और गुस्सा थे। वेल इस क्रीचर का नाम था द साउंड हंटर और ये जुआन रल्म का एक मिथिकल क्रीचर है। अब जैसे ही बेली ने साओयुआन को आवाज लगाई, वो साउंड हंटर सीधे उसके पीछे पहुंच गया। वो बेली को एक ही फटके में खत्म करने वाला था, मगर लिनक्यू ने बड़ी ही तेज रफ्तार में वहां आकर बेली को साइड में हटा दिया।
इधर साओयुआन बुरी तरह से घायल था और उसी वक्त उसकी फॉरबिडन रुइन की पावर एक्टिवेट हो गई। उसका फॉर्म एक भयानक दानव में बदल चुका था और अब वो तुरंत ही अपनी तलवार को समन करते हुए सीधे जाकर साउंड हंटर पर अटैक कर देता है। उसके एक दो वार में ही साउंड हंटर की पावर अचानक से ही बढ़ चुकी थी और ये बात लिनक्यू को काफी ज्यादा अजीब लगी। वो सोचता है कि थोड़ी देर पहले ये साउंड हंटर जुआन रन की बॉटम पे था और अब अचानक से ही उसके पिक पर पहुंच चुका है। आखिर इसने इतनी जल्दी अपनी पावर्स को इंक्रीज कैसे कर दिया। वहीं पर कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट की जाती है कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनके पास बस 5 मिनट का वक्त है और साथ ही इन्हें बताया गया कि इस क्रीचर को हराने के बाद ही ये लोग सेकंड लेवल को पार कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अब वहाँ पर स्पेशल ट्रांसफर भी एक्टिवेट हो गया। ये लोग एक दूसरे से काफी तेजी के साथ अलग हो रहे थे। शेन किंगजू भी अपनी टीम के साथ एक ब्लॉक पर स्टक हो गया। वहीं पर मॉली भी बेली से अलग हो गई थी और उसी वक्त उसके कंपार्टमेंट में साउंड हंटर घुस जाता है। उसने तो वहाँ आते साथ ही अपनी हेवी ब्लेड से मॉली पर हमला कर दिया। हालांकि मॉली अपनी तलवार की मदद से जैसे तैसे उसके अटैक को काउंटर कर लेती है। तब तक लिनक्यू भी इस मिथिकल क्रीचर का मुकाबला करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। साथ ही साथ बेली भी मॉली को आवाज लगाते हुए वहाँ पर पहुँच गया। तो साओयुआन भी उसे बचाने के लिए सीधे उस क्रीचर के साथ भिड़ जाता है। वहीं पर लिनक्यू बस इस क्रीचर की हर एक मूव को ऑब्जर्व कर रहा था और उसे पता चला कि हर एक अटैक के साथ उसकी पावर और ज्यादा बढ़ती जा रही। तो लिनक्यू को पता लगाना था कि आखिर इस क्रीचर की पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गई। इसलिए जितने भी इंसिडेंट हुए थे उन सभी को याद करने लगा और फाइनली उसे पता लग गया कि जब बेली ने मॉली को जोर से आवाज दी थी उसी वक्त इस क्रीचर की पावर में इजाफा हुआ। वो कहने लगा कि क्रीचर तो साउंड की मदद से अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा और इसी वजह से सबसे पहला इस क्रीचर ने शेन किंगजू को यहाँ से अलग कर दिया, क्योंकि शेन किंगजू के पास वैक्यूम को क्रिएट करने की पावर है। साथ ही साओयुआन की फाइटिंग से ढेर सारा साउंड प्रोड्यूस हुआ था, जिसकी वजह से ये बिना सिर वाला मॉन्स्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। मेरे ख्याल से यहाँ पर और भी मिथिकल क्रीचर्स मौजूद होंगे जो कि स्पेशल पैसेज को मैनिपुलेट करके शेन किंगजू को यहाँ से दूर ले गए। तो सबसे पहला मुझे उनसे ही निपटना होगा। इसलिए वो बेली और मॉली से कहता है कि इस क्रीचर पर ज्यादा अटैक मत करो, हर एक अटैक के साथ ही उतना ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। मेरे पास एक अमेजिंग प्लान है, लेकिन मेरे वापस आने तक तुम्हें बस इस क्रीचर को टहलाना होगा। वेल, इन लोगों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। 2 मिनट के अंदर ही उन्हें इस साउंड हंटर को हराना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिनक्यू भागते हुए हर एक स्पेशल रिफ्ट को ब्रेक करने लगा। उसे उस लोकेशन की तलाश थी जहाँ पर स्पेशल रिफ्ट पहली बार ओपन हुआ था। वो कहने लगा कि ये जगह एक भूल भुलैया जैसी बन चुकी है और इसका पैटर्न पूरी तरह से एक रूबिक क्यूब से सिमिलर है, जिसकी बाहर की लेयर्स मूव होगी लेकिन उसका सेंटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और अब इसी क्यूब के पैटर्न को फॉलो करते हुए लिनक्यू फाइनली शेन के पास पहुंच गया। उससे कहता है कि 5 तक काउंट करने के बाद इस पूरी जगह को एक्सप्लोड कर देना। दरअसल इस स्पेशल रिफ्ट को मैनिपुलेट करने वाला वही स्पाइडर था जिसने थोड़ी देर पहले भागने का नाटक किया था। और उसी वक्त शेन किंगजू ने अपने वैक्यूम पावर का इस्तेमाल करते हुए क्यूबिक को ब्रेक कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिनक्यू ने उसके अंदर मौजूद मिथिकल क्रीचर पर भी अटैक किया था। साथ ही लिनक्यू ने बेली को बताया कि जल्दी से साओयुआन को ट्रैप करो, उस क्रीचर की पावर फाइटिंग से ही ज्यादा बढ़ती है, तो साओयुआन को रोकना होगा। उसे ट्रैप करके उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेना। तो बेली ने साओयुआन को कैप्चर करते हुए सीधे उस मॉन्स्टर को आवाज लगाई। तब तक शेन के साथ ही वहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने फटाफट से बेली को साइड में हटा दिया और फिर शेन किंगजू ने अपने वैक्यूम का इस्तेमाल करते हुए साउंड हंटर की सारी पावर को वैनिश कर दिया। इनके पास बस आखिरी के 10 सेकेंड्स बाकी थे। तो लिनक्यू इन सभी को बता रहा था कि अब अपनी स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर पर अटैक करो। इसलिए सबसे पहला मॉली ने अपनी माउंटेन कोलैप्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर वार किया। वहीं पर बेली ने अपनी स्पेशल ट्रेजर और लिनक्यू ने अपने 2 तलवारों का यूज किया था, जिसके चलते फाइनली इन चारों ने मिलकर साउंड हंटर का किस्सा वहीं पर खत्म किया। इधर कंट्रोल रूम के लोग कहने लगे कि ये बच्चे तो वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। आगे चलकर हम बड़े ही प्राउड से बता सकते हैं कि हमने इन्हें ट्रेनिंग दी थी। तब तक मास्टर युआन सीधे कंट्रोल रूम से बाहर आ गए। वो कह रहे थे कि तुम लोगों ने पूरा 1 साल इस ट्रेनिंग कैंप में प्रैक्टिस की। आज तुम्हें इतना ज्यादा ताकतवर बनता देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। आज तक मैंने न जाने कितनी सारी नाइट वॉच की क्लासेस को अटेंड किया है, लेकिन तुम्हारी बैच काफी ज्यादा स्पेशल थी। इतनी पोटेंशियल
स्पेशल वाली क्लास मुझे आज तक नहीं मिली थी। इनफैक्ट तुम्हारी एबिलिटी को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा कि तुम में से कुछ लोग स्पेशल स्क्वाड में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो तुम्हारी यादों में थोड़ी सी बढ़ोतरी करने के लिए मैंने ट्रेनिंग कैंप के एक वेयर हाउस से एक और मजे की चीज उठाई, और इतना कहते साथ ही उन्होंने एक समनिंग स्पेल को कास्ट किया था। कंट्रोल रूम के लोग तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कहते हैं कि ये तो सबसे ब्रूटल मिथिकल क्रीचर है जिसे डोंग हाई ने कैप्चर किया था। इधर मास्टर युआन बता रहे थे कि ये क्रीचर काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम इसे सप्रेस करने में फेल रहे तो मैं मुकाबले में इंटरफेयर करूंगा। जो सुनते साथ ही सभी जीनियस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए, और उतने में मैजिशियन मर्लिन की लिनक्यू को आवाज आई। वो कहता है चलो अपना सबसे बड़ा प्राइज लेने के लिए तैयार हो जाओ, और उतने में लिनक्यू वहाँ से गायब हो गया। वेल यहाँ पर लिनक्यू ने अपनी सुपर एफिनिटी फिजिक को एक्टिवेट किया था, और अब एक बड़ी सी हैट पहना हुआ मिथिकल क्रीचर उनके सामने अपीयर हो जाता है, मगर उसकी टोपी पर तो लिनक्यू सवार था। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर मास्टर युआन का ये चैलेंज पूरी तरह से फेल हो गया। उन्हें भी फाइनली अनाउंस करना पड़ा कि रिक्रूट का ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम अब कंप्लीट हो चुका है। अब अगले सीन में हम छोटे से लिनक्यू को देख पाते हैं, जो कि अपने किसी बड़े ही स्पेशल प्रोजेक्ट में बिजी था। साथ ही एक नरेटिव वॉइस हमें बता रही थी कि इस दुनिया में एक फॉग फैल चुका है, उसने हमारी प्राचीन सभ्यता को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। अब हमारे पास बस इस दुनिया की पुरानी चीजों के रिकॉर्ड्स हैं। उन्हीं रिकॉर्ड्स को देखकर हम इंसानी इतिहास की सबसे ब्रिलियंट सिविलाइजेशन और विजडम को समझ सकते हैं। दरअसल लिनक्यू ने यहाँ पर पिरामिड्स को स्केच किया था। साथ ही वो बैकग्राउंड वॉइस हमें बताती है कि एक न एक दिन ये फॉग जरूर से इस दुनिया से वैनिश होगा, और फिर उसी दिन हमारी ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशन पूरी तरह से सेफ हो जाएगी। वहीं पर लिनक्यू ने रेडियो पर एक न्यूज सुनी कि आज रात आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत चांद नजर आएगा। लिनक्यू भी उस चांद को देखना चाहता था, और ये वही रात है जिस दिन उसे गॉड माइकल की लेगेसी हासिल हुई थी। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। दरअसल लिनक्यू के पास खुद ही मैजिशियन मर्लिन की एबिलिटी थी, तो उसने इसी का इस्तेमाल करते हुए मास्टर युआन के लास्ट असेसमेंट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इनफैक्ट उसने तो 3 केयर गिवर्स को भी अपने असाइलम के लिए हासिल किया था, जिसमें से एक है क्योस रूबिक का क्यूब। दरअसल ये चुआन रेल्म का एक मिथिकल क्रीचर था, जो कि स्पेशल डिसलोकेशन के लिए फेमस है। वेल यहाँ पर वो क्यूब काफी ज्यादा टशन मारते हुए बताने लगा कि मेरा आईक्यू तो 250 से ऊपर है, साथ ही मेरे पास एक ऐसी स्पेशल स्पेस है जिसमें ट्रैप होने वाला हर एक बंदा मारा जाएगा, चाहे मुझे प्रोटेक्शन के लिए यूज करो या फिर अटैक के लिए, मैं दोनों चीजों के लिए बेस्ट चॉइस हूँ। और उतने में लिनक्यू ने उस रूबिक को जकड़ लिया। वो कह रहा था कि मेरे असाइलम में कई सारे वाइज लोग हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे यूजलेस क्यूब की कोई जरूरत नहीं। अब लिनक्यू उसे एक्सप्लोर करने ही वाला था कि तभी वो क्यूब उससे कहने लगा कि प्लीज रुक जाओ, मेरे पास और भी कई सारी एबिलिटीज हैं, मैं कपड़े भी धो सकता हूँ, उन्हें सुखा सकता हूँ और डिशेस भी वॉश कर सकता हूँ। वेल इस क्योस क्यूब की इस एबिलिटी को देखकर लिनक्यू तो नहीं मगर वे काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है फाइनली इस क्यूब के आने के बाद कपड़े और बर्तनों से मेरा पीछा छूटेगा, और फिर उसने रोते हुए जाकर सीधे लिनक्यू के पाँव पकड़ लिए। वो कह रहा था मेरे भाई इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मेरी इतनी फिक्र करते। तो इस तरह से रूबिक क्यूब को भी इस असाइलम में एंट्री मिल गई। अब अगला केयर गिवर था सोल वीविंग स्पाइडर। ये बेचारा तो काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो रोते हुए अपने कई सारे पाव से कहने लगा कि मैं कभी तुम्हें अबैंडन नहीं करूंगा। जिसके बाद वो लिनक्यू से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे लेग पीस खाने हैं तो सीधा मुझे ही मार दो। अब इतने क्यूट स्पाइडर को देखते साथ ही नाइट गॉडेस की ममता दोबारा से जाग गई। वो उससे ढेर सारा प्यार करते हुए कहने लगी कि फाइनली मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल गया। तभी वे धीरे से लिनक्यू से कहने लगा कि ये बच्चा तो काफी ज्यादा छोटा है, अगर तुमने इसे यहाँ पर काम पे रखा तो तुम पर चाइल्ड लेबर का चार्ज लगेगा। बच्चों से काम लेना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए। तो लिनक्यू उससे कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, इसकी उम्र तुम्हारे बाप से भी ज्यादा होगी। वहीं पर नाइट गॉडेस की प्रोग्रेस तो सीधे 67 पर पहुंच चुकी थी। सो इस तरह से इस छोटे से स्पाइडर ने भी लिनक्यू के असाइलम के फॉर्म को साइन कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही उसका फॉर्म बदल कर उसे काफी प्यारे कपड़े पहनाए गए। इनफैक्ट उस स्पाइडर का क्यूटनेस इतना ज्यादा था कि मर्लिन की भी प्रोग्रेस इंक्रीज हो गई। वहीं पर गॉडेस की प्रोग्रेस तो सीधे 71 पर पहुंच गई थी।
थी। वो तीनों भी बस उस स्पाइडर को देखकर यही बोल रहे थे कि कितना ज्यादा क्यूट है। और अब हमें उस तीसरे केयरगिवर मिथिकल क्रीचर के बारे में बताया जाता है। मर्लिन कहने लगा कि ये वाला क्रीचर काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर बड़ी अफसोस की बात है कि तुमने इसे एग्जाम में आने का मौका ही नहीं दिया। खैर, मैं चाहता हूँ कि इससे रूबरू होने से पहले तुम डिमेंशनल समनिंग मैजिक का यूज करो। इस डिमेंशनल समनिंग का यूज करके तुम किसी भी दुनिया में जा सकते हो। इसकी मदद से डिमेंशनल प्लेसेस पर ट्रैवल करना काफी ज्यादा आसान है। वहीं पर लिनक्यू मर्लिन ने दी हुई स्टिक से वहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता है। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। साथ ही मर्लिन उसे काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बताने लगा कि अब तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। लेकिन इस बार मर्लिन का मैजिक पूरी तरह से फेल हो गया था, क्योंकि ये दोनों भी अभी भी उसी असाइलम में हैं। सो अब यहाँ पर मर्लिन अपने फॉर्म बदल कर लिनक्यू से कहने लगा कि आज तक मेरा मैजिक स्पेल कभी फेल नहीं हुआ था। और फिर थोड़ी देर में वहाँ पर काफी सारी रेत उड़ने लगी। दरअसल ये लोग इजिप्ट के पिरामिड्स के सामने पहुँच गए थे। दरअसल लिनक्यू के सबकॉन्शियस माइंड में इस पिरामिड को विजिट करने की ख्वाहिश थी, तो मर्लिन की मैजिक ने उसकी इस इच्छा को पूरा कर दिया। और अब वहाँ पर हमें वो क्रीचर भी दिखाया जाता है जिसे लिनक्यू अपने असाइलम में लेके आया था। वेल, ये है एक वॉर ममी। ये हाई टीयर का कॉन्ट्रैक्ट क्रीचर था। और अब उस ममी ने सीधे लिनक्यू पर हमले करना शुरू कर दिए। लिनक्यू तो इस अटैक को डॉज करते हुए काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो मर्लिन से कहने लगा कि इसे तो मैंने खुद ही समन किया था, तो नेचुरली इसने मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। जिस पर मर्लिन कहने लगे कि हर एक मिथिकल क्रीचर एक जैसा काम नहीं करता। अगर तुम्हें इस वॉर ममी पर कंट्रोल चाहिए तो इसे तुम्हें हराना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाने वाला हूँ और तुम्हें कुछ भी करके इस वॉर ममी को इस सर्कल में लाना पड़ेगा, तभी जाकर तुम इसे सप्रेस कर पाओगे। तो लिनक्यू ने भी फटाफट से अपनी तलवार को समन करते हुए सीधे उस वॉर ममी का मुकाबला करना शुरू किया। उस पर मुसलसल हमले किए जा रहा था, जिससे वो वॉर ममी और भी ज्यादा भड़क गया। और अब यहाँ पर उसने अपनी कई सारी मशीन गन्स को समन किया था, जिसका यूज करते हुए उसने लिनक्यू पर बुलेट्स की छड़ी लगा दी। साथ ही साथ वो अपने रेजर बीम से भी उस पर अटैक कर रहा था। वहीं पर लिनक्यू ने देखा कि मर्लिन ने बनाया हुआ सर्कल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उसके वैनिश होने से पहले लिनक्यू को इस वॉर ममी को सप्रेस करना होगा। तो लिनक्यू ने अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर दिया। इनफैक्ट उसने तो वॉर ममी की बुलेट की स्पीड को भी बीट किया था। और फिर उसने बड़ी तेज रफ्तार में जाकर उस वॉर ममी पर हमला कर दिया, जिसके बाद एक जोरदार लात के साथ उस वॉर ममी को सर्कल में पुश कर देता है। और उसके ऐसा करते साथ ही वॉर ममी एक फॉर्मेशन के नीचे सप्रेस होने लगा। वेल, यहाँ पर लिनक्यू ने अपने स्पेशल मूव को भी एक्टिवेट किया था, जिसे डार्कनेस इरोशियन कहा जाता है। ये गॉड माइकल की लेगेसी थी। और अब इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिनक्यू ने सीधे उस वॉर ममी पर हमला किया। साथ ही साथ वो फॉर्मेशन भी उस ममी पर काफी भयानक एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिसके चलते फाइनली वो वॉर ममी एक छोटे से ममी में बदल गया। इनफैक्ट ये तो कपड़ों में लिपटी हुई एक डॉल जैसा नजर आ रहा था। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि मर्लिन और लिनक्यू इस दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिनक्यू मर्लिन से पूछ रहा था कि जब इस दुनिया पर फॉग छाया तब यहाँ पर हुआ क्या था, जिस पर मर्लिन कहते हैं कि फॉग के वक्त की सारी मेमोरीज अचानक से लॉस्ट हो गई। लेकिन फॉग के पहले वाली दुनिया के बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यहाँ पर काफी गहरे समंदर थे जिन्होंने सी लाइफ को नर्चर किया। यूनिवर्स भी इतनी बड़ी थी कि इंसान उसे एक्सप्लोर करने की मंशा करने लगे। यहाँ की सिविलाइजेशन सितारों जैसी चमकती थी, मगर फिर उस मिस्टीरियस फॉग ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। और अब मर्लिन उससे सवाल पूछते कि बताओ फिर ग्रेजुएशन होने के बाद आगे का तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर लिनक्यू बताता है कि मुझे बचपन से इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना था, लेकिन फॉग की वजह से अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। शायद मुझे हमेशा कांगनाम में ही रुकना पड़ेगा। और अब हमें सदर्न ग्रेट शिया का बॉर्डर जंगल दिखाया गया, जहाँ पर हम दो नाइट वॉच को देख पाते हैं। वेल, ये दोनों भी एक बीस्ट का शिकार करते हुए लिनक्यू के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। वेल, इनमें से एक है फिनिक्स स्पेशल स्क्वाड की कैप्टन शिया सिमेंग। वेल, इस बंदी के पास गॉडेस ऑफ विजडम एंड वॉर की लेगेसी थी। उसने बड़ी आसानी से एक डिमोनिक स्पाइडर को खत्म किया। साथ ही वो अपने जूनियर कोंगशांग से कह रही थी कि लिनक्यू काफी ज्यादा स्पेशल है, तो क्यों ना उसे हमारे फिनिक्स की स्क्वाड में शामिल किया जाए। जिस पर कोंगशांग कह रहा था कि नाइट वॉच की कोई कमी नहीं और मुझे नहीं लगता कि लिनक्यू हमारी टीम को ज्वाइन करेगा। जिस पर शिया कह रही थी कि लिनक्यू काफी ज्यादा स्पेशल है, अगर उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिली तो हो सकता है कि आगे चलकर वो मुझे और वांग मियान को भी सरपास कर दे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें मास्क टीम का टियान पिंग दिखाया गया। वो एक डिमोनिक बीस्ट का शिकार करते हुए कहने लगा कि लिनक्यू ने मुझे जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया। तो उसका साथ ही युगई कहने लगा कि अब हर एक स्पेशल टीम झगड़े करेंगी। सब लोग यही
यही चाहते हैं कि लिनक्यू उनकी टीम के साथ जुड़ जाए, जिस पर जिंगान और टियानशिंग कहने लगी कि सबसे पहला हमें लिनक्यू से बात करनी होगी। और फाइनली हमें इनका बॉस वांग नियान दिखाया जाता है। दरअसल इस बंदे के पास गॉड ऑफ टाइम की लेगेसी थी। वो कह रहा था कि लिनक्यू जैसा जीनियस, और फिर उसने समय को पॉज करते हुए सब कुछ लोडिंग पर भेज दिया, जिसके बाद वो दोबारा से टाइम को अनफ्रीज करते हुए सामने आए हुए बीस्ट को मार देता है। वो कह रहा था कि लिनक्यू का मन कोई भी बदल नहीं सकता, उसका दिल जो बोलेगा वो उसी बात को फॉलो करेगा। इधर मास्टर युआन भी लिनक्यू के फैसले को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थे। उनका बॉस कह रहा था कि लिनक्यू ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया और इसी वजह से वो किसी भी टीम में शामिल हो सकता। इधर ट्रेनिंग कैंप में ग्रेजुएशन की पार्टी को सेलिब्रेट किया जा रहा था। जब ही सभी लोग पार्टी में बिजी थे, उसी वक्त लिनक्यू अपने वॉर मम्मी को लेकर इनके वेयर हाउस में पहुंच गया। अब वॉर मम्मी ने देखा कि वहाँ पर तो तरह तरह के वेपन्स हैं और उसे तो वेपन से कुछ ज्यादा ही लगाव था, तो उसने वहाँ मौजूद हर एक वेपन को उठा लिया और फिर इन सारे वेपन को खाने के बाद उसने जोर से डकार दी। वहीं पर कुछ लोग ट्रेनिंग कैंप में आखिरी दिन होने की वजह से काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और अब लिनक्यू और शेन किंगजू ने आपस में बात करना शुरू कर दी। यहाँ पर शेन लिनक्यू से पूछ रहा था कि बताओ तुम कौन सी स्पेशल टीम को ज्वाइन करने वाले हो। सिर्फ तुम्हारे पास ही अपनी टीम को चुनने का मौका है, क्योंकि तुमने सबसे पहला स्पॉट हासिल किया। सच बताओ तो मैं तुम्हारी तलवारबाजी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। जिस पर लिनक्यू कहने लगा कि क्यों ना फिर एक आखिरी बैटल हो जाए, और इस तरह से इन दोनों में एक फ्रेंडली ड्यूल शुरू हो गई। यहाँ पर लिनक्यू शेन का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले शेन ने बेली की जान बचाई थी। तो अब मुकाबला करते हुए लिनक्यू उससे कहने लगा कि आगे चलकर हो सकता है हम अलग स्क्वाड के मेंबर बन जाएं, फिर तो हमारी दोबारा कभी मुलाकात भी नहीं होगी। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपना ही एक स्क्वाड बनाया जाए। जिस पर शेन कह रहा था हाँ बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल है, आगे चलकर हम अपना एक स्क्वाड बनाएंगे। ये सारी बातचीत करते हुए इन दोनों में काफी जबरदस्त मुकाबला हो रहा था और इनकी फाइटिंग ने पूरे कैंप में आग लगा दी। साथ ही शेन किंगजू ने यहाँ पर अपने वैक्यूम बबल्स का भी यूज किया था, जिसके आड़ में शेन की मूव को प्रेडिक्ट करना लिनक्यू के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और अब शेन किंगजू ने अपनी चुटकी बजाते साथ ही वहाँ पर काफी जोरदार धमाके होने लगे। वहीं पर लिनक्यू भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहने लगा कि आज हमारी ग्रेजुएशन पार्टी है, तो क्यों ना यहाँ पर थोड़ी सी आतिशबाजी की जाए। और फिर लिनक्यू की पावर ने वहाँ पर आतिशबाजी की छड़ी लगा दी, जिसे देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। इधर शेन किंगजू लिनक्यू पर हमला करते हुए कहने लगा कि जब हम अपना स्क्वाड बनाएंगे तब कैप्टन कौन बनेगा इसका भी फैसला लेना चाहिए। और अब यहाँ पर उसने लिनक्यू को उठाकर काफी दूर पुश कर दिया। वो उससे कह रहा था कि मेरे ख्याल से हमारी टीम का कैप्टन तुमने बनना चाहिए। और फाइनली इन दोनों ने हाथ मिलाते हुए अपनी बैटल को खत्म किया। और अब यहाँ पर हमें इनकी ग्रेजुएशन का सेलिब्रेशन दिखाया जाता है। साओ युआन तो एक मॉन्क होने के बावजूद भी काफी अच्छे से मीट रोस्ट कर रहा था और फिर वो अमिताभा कहते हुए वो सारा रोस्ट किया और मीट बांटने लगा। वहीं पर बेली अभी भी मॉली को पटाने के चक्कर में है, लेकिन मॉली आज भी उसे भाव नहीं देती। और अब हमें इनकी कुछ तस्वीरें दिखाते हुए एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।